लोग को घूमने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें जब ये सब दिखा तो वो दंग रह गई। अंत में वो इतना क्रोधित हो गई कि इस पृथ्वी लोक को नष्ट करने पे तुल गई, लेकिन भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें शांत करवाए। फिल्म का नाम है महिमा गौरी भोलेनाथ की। भोजपुरी फिल्म काफ़ी दिलचस्प फिल्म है, इस टाइम की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से देखी जा रही है। इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है, दर्शकों में काफ़ी हाइप देखा जा रहा है, बातचीत देखा जा रहा है। दर्शक फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं कि ये पूरी फिल्म हमें देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म लग रही है। हालांकि इस ओपिनियन और रिव्यू के माध्यम से जो भी दर्शक इस फिल्म के रिव्यू को देखेंगे या जानेंगे, सुनेंगे, फिल्म की कहानी को थोड़े से झलकी को देखेंगे, इस रिव्यू के से पहले या इस रिव्यू वीडियो में मैं कुछ उस फिल्म से रिलेटेड झलक भी दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप समझ जाइएगा कि फिल्म कितनी दिलचस्प है, कितनी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी। स्टार्ट होती है एक लड़की से, जो इस भूलोक की लड़की होती है वो होती है ऋचा दीक्षित, और देवलोक में बैठे भगवान भोलेनाथ और गौरी ऊपर से इस भूलोक को बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। तभी गौरी के मन में ये चीज़ आता है कि क्यों न मैं पृथ्वी पे जाके पृथ्वी लोक का दर्शन करूं, कि पृथ्वी लोक कैसा है, किस तरह से वहाँ लोग रहते हैं, क्या उस जगह की खासियत है। उन्हें बहुत सुंदर लगता है और वो ये सोचती हैं कि कितने खुश हैं सारे लोग, लेकिन कितने दुख है सारे लोग, ये चीज़ उन्हें देवलोक से दिखाई नहीं देता। हालांकि ये चीज़ भोलेनाथ बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि भूलोक पे क्या चलता है, क्या हो रहा है, कौन कैसे रह रहा है, ये सारी चीज़ उनको समझ में ज़रूर है, लेकिन वो उन्हें माना नहीं करते हैं। वो कहती हैं कि मुझे भूलोक जाना है, घूमना है मुझे। बड़ा खुश रहती हैं देख करके भूलोक को। कहते ठीक है जाओ, और ये फिर भूलोक पे आती है और एक लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो लड़की ऋचा दीक्षित होती है, जो अभी एक बेटी के रूप में अपने घर पे रह रही होती है। उनकी शादी तय है। उनके प्रवेश होने के बाद से उनमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। उनके बोलने का तरीका बदल जाता है, उनके बोलने का भाव बदल जाता है। उनके घर वालों को ये चिंता हो जाती है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया, इसके बात विचार ही बदल गए, इसकी स्वभाव ही बदल गई है। अब बहुत ही जल्द इसकी शादी भी होने वाली है, क्या समस्या आएगा, इसको लेकर वो तांत्रिक को बुलाते हैं। हालांकि तांत्रिक उन्हें ठीक करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भूत प्रेत का कोई साया तो होता नहीं है। उनके अंदर स्वयं गौरी प्रवेश करी होती हैं, उनके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। अब कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी होती है। हालांकि उनके शरीर में प्रवेश गौरी होती हैं, इसको लेकर के भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं और उस वर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एक तरफ वो अपने पत्नी के माथे पे सिंदूर लगाता है, वहीं दूसरी तरफ भोलेनाथ उनके शरीर में रह करके अपनी गौरी को सिंदूर लगाते हैं। ये रस्म वहाँ संपन्न होता है। बहू बन करके ऋचा दीक्षित अपने ससुराल जाती है। हालांकि ऋचा दीक्षित जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, जिसकी वजह से उनके माता पिता जो है दहेज के रूप में उनके ससुराल वालों को मन पूर्ति नहीं कर पाए हैं, उनके मन नहीं भर पाए हैं। जो डिमांड्स थे उनके खरे नहीं उतर पाए हैं उनके डिमांड्स के ऊपर, जिसको लेकर कि उन्हें काफ़ी ताने सुनने पड़ते हैं। दुल्हन तो काफ़ी खूबसूरत है, घर में तारीफ़ें बहुत ज़्यादा होती है जाने के बाद, लेकिन ये चीज़ कंचन मिश्रा और रिंकू भारती को अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले ये बताएं कि फिल्म में किरदार कौन कौन है। इस फिल्म में ऋचा दीक्षित है, मणि भट्टाचार्य है। मणि भट्टाचार्य जो गौरी का किरदार कर रही हैं, भोलेनाथ की पत्नी, और वहीं ऋचा दीक्षित हैं, कंचन मिश्रा हैं और रिंकू भारती हैं। इस फिल्म में कई सारे बड़े किरदार हैं, कलाकार हैं, जो भोजपुरी जगत के काफ़ी फेमस और पॉपुलर कलाकारों में से हैं, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है। अब उनके बहू बन के जाने के बाद उनके शरीर में ही रहती हैं कौन? मणि भट्टाचार्य, जो गौरी जी होती हैं, स्वयं उनके शरीर में वास करती हैं। अब उस घर में जाने के बाद वो ये देखती हैं कि एक बहू के साथ इस घर में क्या व्यवहार होता है। उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन यहाँ गौरी जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। भोलेनाथ ने पहले ही उन्हें बताया था कि अगर आप भूलोक पे जा रही हैं तो एक बात याद रखिएगा, भूलोक पे जाने के बाद आपकी शक्तियाँ
छीन जाएगी, आप शक्ति विहीन हो जाइएगा, आपकी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, वहाँ आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और ये बात सत्य होता है, यहाँ वो कुछ नहीं कर पाती हैं। ऋचा दीक्षित पिटती हैं, खाने के लिए तरसती हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, अपने पति से इसकी शिकायत भी करती हैं, लेकिन उनके पति उनके प्रति अपने घर में किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बस कहते हैं कि अत्याचार उतना ही करना चाहिए जितना बहू जो है सहन कर सके, यही बात कह करके बस मामला ख़त्म हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ऋचा दीक्षित जब देखती हैं कि घर में बहुत सारे विवाद बढ़ रहे हैं और विवाद का जड़, उनको ये लगता है कि विवाद का सारा जड़ मैं ही हूँ, मेरे ही वजह से इस घर में बिगाड़ है, वो घर छोड़ के जाने की प्रयास में लग जाती हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं। हालांकि उनको उनके पति के द्वारा रोका जाता है कि तुम रुक जाओ, लेकिन कहती हैं कि ना, मैं रुक करके एक माँ से उसका बेटा नहीं छीनना चाहती। आपकी माँ आपके हिसाब, अपने हिसाब से आपको रखने में खुश हैं, तो मैं अलग ही रह के खुश रह लूँगी। और वो जो है घर छोड़ के चली जाती हैं। अब जो इनके साथ होता है, जो दुख वो देखती हैं अपने आंखों से, जो सहती हैं उनके शरीर में रह करके, फिर वो देवलोक को प्रस्थान करती हैं। वहाँ जाने के बाद भोलेनाथ से कहती हैं कि मैंने बहू का एक अलग ही रूप देखा और एक परिवार में सास का अलग ही रूप देखा। ये धरती पे, भूलोक पे क्या हो रहा है, अब मुझे जाके समझ में आया है। मैं वहाँ भूलोक पे पहले एक बहू के रूप में रह रही थी, अब मुझे एक सास का रूप देखना है, एक सास बन के देखना है कि वहाँ सास का क्या हाल है। अब वो ऐसे लड़की के शरीर में प्रवेश करती हैं, एक ऐसे सास के शरीर में प्रवेश करती हैं जो सास ऋचा दीक्षित ही होती हैं, एक बुढ़िया का किरदार कर रही हैं। 2 अवतार में देखा जाता है ऋचा दीक्षित को, एक बहू के रूप में, दूसरी सास के रूप में। अब जिस सास के शरीर में ये प्रवेश करती हैं, उस सास का उस घर में कोई मान मर्यादा नहीं है। बहुओं के द्वारा उनसे काम करवाया जाता है। पहले तो ठीक होता है, फिर बाद में घर में भाई भाई के बीच किसी किसी मैटर को लेके झगड़े लफड़े चलने लगते हैं। और इस झगड़े लफड़े की वजह से उनकी पत्नियां जो हैं चाहती हैं कि हम बंटवारा कर ले घर का, लेकिन ये चीज़ ऋचा दीक्षित नहीं चाहती हैं। हालांकि पहले वो अपने बहुओं पे थोड़ा कड़ाई ज़रूर करती हैं, काम धाम करने को लेकर के कहती हैं कि अगर मैं निश्चिंत रही, मैं चुप रही, तो घर टूट जाएगा, घर बिखर जाएगा, अपनी मर्ज़ी से सब करने लगेंगे। लेकिन उनका ये कदम भी उठाना कि मुझे जो है कड़क रहना पड़ेगा, टाइट रहना पड़ेगा हर मैटर को लेके, कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है। 2 भाइयों के बीच के लफड़े को लेकर के घर में बंटवारे की परिस्थिति आ जाती है, जिसको देखते हुए ऋचा दीक्षित सबके सामने हाथ जोड़ती है, अपनी बहुओं के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि बहू तुम लोग जो है बंटवारे की बात मत करो, बंटवारा वाला मैटर जो है उसे बंद कर दो, ख़त्म कर दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का बंटवारा हो। लेकिन जब उनके खुद के बेटे बंटवारा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो उनकी बहुओं का तो चाल ही है, वो चाहती ही है कि बंटवारा हो जाए, फिर बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारे में माँ का भी बंटवारा होता है कि माँ 2 दिन यहाँ रहेगी, 2 दिन यहाँ रहेगी, 2 दिन इस घर में, इस भाई के यहाँ, इस बेटे के यहाँ, 2 दिन इस बेटे के यहाँ। अब जिस बेटे के यहाँ ये रहती हैं, इनके हाथ में अब कुछ नहीं है, बेटों ने बांट लिया। जिस बेटे के यहाँ ये रहती हैं उस घर का सारा काम ये करती हैं, तब खाती हैं। फिर इस बेटे के यहाँ आती है, इस बेटे के यहाँ भी रहने के बाद उनकी बहू जो है उनसे घर का सारा काम करवाती है। और यही सब करते धरते उनकी सास जो है यानी ऋचा दीक्षित काफ़ी बीमार हो जाती है। वो औषधि मांगती है अपने इलाज को लेकर के, लेकिन एक के द्वारा कहा जाता है कि जहाँ से बीमार होके आई हैं वहाँ जाकर इलाज करवाइए, उनसे इलाज करवाइए। और एक कहती हैं कि नहीं, आप अब जिसके यहाँ रहने के लिए जा रही हैं वो इलाज करवाएगा। इस मैटर में वो फंस के रह जाती हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है। इस तरह करते करते उनको लवारिस तक बोला जाता है उनकी बहुओं के द्वारा। क्रोधित होकर तांडव शुरू करती हैं, लेकिन शिव यानी भोलेनाथ प्रकट होकर उनको रोकते हैं, नहीं तो भूलोक में प्रलय आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उनको मनाते हैं, शांत कराते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होता है, क्या
वो मान जाती हैं या फिर नहीं। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि अब ये मानने वाली नहीं है, लेकिन इसकी क्लाइमैक्स जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी होगी।